हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 10th क्लास का पहला चैप्टर करने वाले हैं और पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज करेंगे मैथ का। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है और जैसे कि बोर्ड के ऊपर हमने क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, अदरवाइज आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे ही मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी का हम 1.1 कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए काफी अहम है चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप पहले इस क्वेश्चन को रीड करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको है ना, ये मेथड है जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इस मेथड से आपको क्या फाइंड करना है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे और किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये 3 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। हम पहला क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 135 और 225। ठीक है ना, 135 और 225। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। आप स्वाभाविक सी बात है, ये बड़ी संख्या है तो इसको पहले आपको इधर लिखना है, देन इक्वल का साइन लगाना है और जो छोटी संख्या है उसको इधर लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बगल में लाइन खींच लो डिवाइड करने के लिए। आपको बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना है, तो 225 को आप 135 से डिवाइड करो। ठीक है, तो अगर आप 135 का टेबल बना लो, अगर आपको डिवाइड में थोड़ा दिक्कत है, या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। अगर 135 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 270 आएगा, तो पारा हमें एक बार ही पढ़ना चाहिए यहाँ पे। तो ये 135 आ गया, देन हम यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ से तो अब तो डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे 90 आ गया, आगे डिजिट्स खत्म है। ठीक है, तो इसका यूज हमें इस तरीके से करना है, BQ प्लस R, ये इस रूल के हिसाब से। मतलब ये हुआ कि जो छोटी संख्या है यहाँ पे, उसको जो यहाँ भागफल हमारा आया है उससे करनी है मल्टीप्लाई, और जो शेषफल नीचे है उससे करना है हमारे को यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करना है। जब आप उसका कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो आपको दोबारा से ये डिजिट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या है कि एचसीएफ निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर कि इसका जो रिमाइंडर है, मतलब इसका जो नीचे है वो 0 आना चाहिए। यहाँ पे तो 0 आया नहीं, तो जब यहाँ पे 0 नहीं आया तो अभी ये मेथड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो जो आपका राइट हैंड साइड पे है, ये राइट हैंड साइड पे है, इसमें इसको और इसको लेके चलना है आपका। तो जो ये बड़ा नंबर है उसको फिर से आगे लिखो आप, और जो रिमाइंडर मतलब छोटा नंबर है उसको यहाँ लिखो। फिर से डिवाइड करो इसको, 135 को 90 से डिवाइड करो, 91 सा 92 तो ज्यादा हो जाएगा। देन आ गया 45, अब तो डिजिट फिर से खत्म हो गया, अब डिवाइड लगेगा नहीं। तो मैंने क्या कहा था यार 0 आना चाहिए, फिर से 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा भागफल आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, शेषफल से हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे 0 फिर से नहीं आया, तो फिर हम और स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल यहाँ पे 0 ना आ जाए। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, 90 को आगे लिखेंगे, देन 45 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब 90 को 45 से डिवाइड करते हैं, 45 टू जा 90, देखो आ गया ना 0। इस टाइम आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आपका जो भागफल है इससे आपको मल्टीप्लाई करनी है, और जो आपका शेषफल है वो कितना है 0। इस तरीके से आपके स्टेप्स करते रहेंगे। जैसे ही आपका यहाँ पे 0 आ गया, अब आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। जो आपका राइट हैंड साइड में पहला है यही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इक्वल टू में हो गया 45, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में फिर वही हम दोबारा स्टेप दोहराते हैं। हमारा स्टेप क्या था, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है, आपका बड़ा नंबर कौन सा ये है ना, उसको आप पहले लिखो 38220, देन 196 को आप राइट हैंड साइड में लिखो। अब इसको इससे डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है 196 का, 196 का टेबल तो याद होता नहीं है, तो आप पहले टेबल बना लेना। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो बड़ी संख्या को अंदर लिख दो और छोटी संख्या को डिवाइड करने के लिए हमारे पास टेबल सामने है, आसानी से आप समझ जाओगे। ये तो छोटी डिजिट है, ये भी छोटी, यहाँ 3 डिजिट लेके चलेंगे। तो देखते हैं अगर हम टेबल 2 बार पढ़े 1 तो ये हो जाएगा 392 तो ज्यादा आ जाएगा, तो हमें टेबल एक बार ही पढ़नी चाहिए। तो वो एक बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। अब हम करते हैं इसको माइनस,
तो ये तो 2 है, तो ये 12 में से 6 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपको कितना? 7। तो यहाँ पर 17 में से 9 गया, कितना बचेगा? 8, है ना। और एक इसको कैरी किया तो यहाँ पर 2 बचा, 2 तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे उतार लो 2। अब देखो ये नंबर आ रहा है इस टेबल में, नहीं आ रहा, तो ये कहाँ तक पढ़ना चाहिए? ये चले जाओ यहाँ, ये देखो 9 तक। तो 9 तक टेबल पढ़ेंगे तो 1762 आएगा। देन माइनस करते हैं हम इसको, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना? 0, ये कितना आ जाएगा? ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 2 आ गया था, बल्कि यहाँ पे 4 है, 1764 है, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया तो 8 आएगा, ये 5 हो गया, ठीक है। 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 9, 7 हो गया, ये 0 0, 9 8 आ गया, ठीक है। लास्ट डिजिट में आपका यहाँ पे कितना है? 0। तो 980 चेक करो कहाँ तक मिलना चाहिए। देखो 980 आ रहा है, इसमें कितने पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 980। और माइनस करने पे क्या आ गया? 0 0 0 आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कंप्लीट डिवाइड करना है लास्ट तक, ये नहीं कि आपको सिर्फ एक बार ही डिवाइड करना है, ऐसा नहीं है। मैंने कंप्लीट डिवाइड किया और पहले ही अगर 0 आ जाए तो आपको दोबारा करने की यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भागफल से गुना करते हैं और शेषफल को, क्या रिमाइंडर को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। पहले स्टेप में भी 0 आ गया तो आपका जो एचसीएफ होगा, मैंने आपको क्या बताया था? राइट हैंड साइड से पहले वाला, तो एचसीएफ आपका कितना हो गया? 196, ये आपका हो गया आंसर। हाँ स्टूडेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इस दूसरे क्वेश्चन में से बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लो कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक। आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ये जो 3 वर्ड है आपको ये ध्यान रखना है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो क्वेश्चन से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, धनात्मक का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है ना। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, प्लस की संख्या। विषम का मतलब हो गया जो 2 की टेबल में ना आए, ऐसी संख्या जो 2 के पारे में ना आए, जैसे कि 1 3 5 और नंबर जिसे आप बोलते हो। और पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल होते हैं। बट यहाँ पर धनात्मक कह दिया तो आपको ऋणात्मक संख्या लेके नहीं चलनी है, समझ गए बात को। तो आपको ये साबित करना है कि इसको हम धनात्मक विषम पूर्णांक कह सकते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूफ? तो सबसे पहले हम यूक्लिड का एक फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। क्या होता है यूक्लिड का फॉर्मूला? पहले हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है आपका? a बराबर में bq प्लस में r, ठीक है। यहां पे जो r है वो रिमाइंडर है, उसका कंडीशन क्या होता है कि वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए और b से होना चाहिए छोटा, ये एक कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो b की वैल्यू होगी ना, उस b की वैल्यू से r जो होगा वो एक कम होगा, समझो। जैसे यहाँ पे देखो b के साथ क्या लगा हुआ है? q लगा हुआ है, तो q के बगल वाला b है, तो b मान लो सपोज करो कि 4 है। जैसे इस क्वेश्चन में आपका b क्या है? 6 है। तो आपकी पॉसिबल रिमाइंडर जो होंगे वो 0 से लेकर के 5 तक होंगे। तो यहाँ पर आप जान लो कि जैसे q के बगल वाला क्या होता है? b होता है। q के बगल वाला b है, तो हम यहाँ पे लिखोगे b इक्वल टू में आपका 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संभावित शेषफल होंगे, संभावित शेषफल होंगे वो होंगे 0 1 2 3 4 5। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पर b का मान कितना देखो 6 देख रहे हो, q के बगल वाला b होता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपका रिमाइंडर कहाँ तक हो गया? 5 तक हो गया। तो अब इन रिमाइंडर का यूज करके इनके साथ क्या बन सकता है? तो इसे हम लिख सकते हैं 6q प्लस में 0, 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 2, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 4, 6q प्लस में 5। 6 तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पॉसिबल रिमाइंडर कितना है? 5 तक है, ठीक है। अब आपको चूंकि यहाँ पर विषम पूर्णांक को अलग करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप सम को अलग करो। विषम प्रूफ करने के लिए आपको पहले सम छाटने पड़ेंगे। तो आप एक चीज गौर करो कि जो पीछे है, जो इसका यूनिट ये प्लस के बाद जो नंबर है, अगर वो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे ये है और ये, इसके पीछे का डिजिट देखो तो 0 तो सभी के टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में 0 आता है, 2 की टेबल में 2 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है।
तो ये हमारा हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा? सम धनात्मक पूर्णांक। हम इसे पहले अलग कर लेते हैं। 6 क्यूब प्लस में 0, 6 क्यूब प्लस में 2, 6 क्यूब प्लस में 4 धनात्मक सम पूर्णांक हैं, क्योंकि वे 2 से विभाजित होंगे। ठीक है ना, विभाजित होंगे। अब आप सोचो, हमने सम को अलग कर दिया, तो जब हमने सम को अलग किया तो यहाँ पर सम संख्याएं जब अलग हो गई, इनमें से सम मैंने निशान लगा रखा है, ये सब तीनों सम थी, ये अलग हो गई, तो बचा क्या? वो विषम हो जाएगी, क्योंकि जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं या जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो जितने सम होते हैं उतने विषम हो जाते हैं। अगर हम सम हटा देते हैं तो बाकी बचेगा वो विषम बच जाएगा। तो आप इन सम को हटा दो, तो आपके पास जो बचे हैं वो हो गया आपका ये 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। तो आपने जब सम हटा दिया तो बाकी क्या बचेंगे? विषम बचेंगे। तो क्या लिखोगे? धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, एंड दैट्स इट। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर आपको विषम छांटना होगा तो आप सम को अलग कर दो, अगर सम छांटना होगा तो विषम को अलग कर दो। नाउ क्वेश्चन 3 के बारे में चर्चा करेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन काफी थ्योरेटिकल है, बड़ा क्वेश्चन है, बट इतना मुश्किल है नहीं। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है क्वेश्चन के अंदर में कि हमें वहां पर क्या निकालना है, कैसे निकालना है। क्वेश्चन को पहले समझ लो, क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% सॉल्यूशन वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन और आसान होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब ये हुआ कि 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों का एक बैंड है। यूं समझो बच्चों कि यहाँ मान लो बैंड है और यहाँ पर मान लो आर्मी है। ठीक है, आर्मी की संख्या 616 है और बैंड तुम्हारा कितना है? उसकी सदस्य संख्या 32 है। आगे ये कह रहा है कि दोनों समूहों को समान स्तंभ में, ये मेन पॉइंट है आपका, यही आपका सॉल्यूशन। अगर इसे आप समझ गए तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो समान स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि बैंड के पास जितने सदस्य हैं उसका जो कॉलम बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, उतने ही कॉलम इसके बनने चाहिए उसके पीछे में। ऐसे यूं समझो कि बैंड के जितने मतलब कॉलम होंगे, जितने सदस्य की लाइन होगी, उसके पीछे एक आर्मी बैंड की कॉलम बनेगा ना। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसमें एक चीज और बोलेगा, दोनों समूहों को स्तंभ में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको लिखा है कि इसमें दोनों समूहों में समान स्तंभ, मतलब ये हुआ कि जितने लोग इस प्रत्येक लाइन में होंगे उतने ही इन लाइनों में होने चाहिए लोग, कंपेयर टू, मतलब रेशियो के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मतलब 4 इसमें तो 4 इसमें होने चाहिए, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो इसमें कंपेयर टू 4 सदस्य है तो अगले में अगर मान लो कि 16 सदस्य बनते हैं तो फिर इसमें 4 होगा तो अगले में भी 16 का कॉलम बनना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। तो आपको वो निकालना है कि अधिकतम कितने कॉलम बनेंगे। अब मैं एक चीज ध्यान से समझो क्वेश्चन में, कि जैसे कोई स्कूल है, अगर उस स्कूल में 1000 बच्चे हैं और अगर उसे हम प्रार्थना की लाइन में लगाते हैं, ठीक है, तो 1000 लाइन तो बनेगी नहीं। लाइन कितनी बनेगी? लाइन बनेगी कम, ठीक है ना, लाइन क्या बनेगी? कम। तो सेम यहाँ पर कंसेप्ट आप लगा दो कि भाई जो 616 तो बंदे हैं, लेकिन अगर हम उसे लाइन में खड़ा करेंगे तो जो लाइनों की संख्या होगी, स्तंभ की संख्या होगी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और किसी भी चीज का कम का जो रिलेशन होता है वो एचसीएफ से होता है, मतलब हायर कॉमन फैक्टर से होता है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो, आपको लगे कि उसमें जो वैल्यू आनी है वो छोटी आनी है कंपेयर टू क्वेश्चन के, तो वैसे क्वेश्चन में आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इस कंसेप्ट से कि एचसीएफ फाइंड करना है। तो ठीक है, एचसीएफ का यूक्लिड का जो हमारा कंसेप्ट सीखा वो आप इसे आप लगा दो। तो यहाँ आपका जो सबसे बड़ी संख्या क्या लग रही है? 616, और छोटी संख्या वो क्या लग रही है यहाँ पर? 32, है ना। तो आप 616 को 32 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 616 को 32 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 32 का टेबल तो हम जनरली याद करते नहीं है, तो आप बगल में पहले ना टेबल लिख लेना, जैसे यहाँ पर मैंने टेबल लिख लिया पहले, ठीक है। अब इस टेबल के हिसाब से हम इसे डिवाइड कर देते हैं।
तो डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड यहाँ लिख रखा है, तो चलो ठीक है देखते हैं। 32 की टेबल में पहले 2 डिजिट 61 आता है नहीं आता कितने बार, तो यहाँ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही पढ़ना पड़ेगा हमें कि 20 30 2 1 जा 32, मतलब 32 से कम 32। माइनस कर देते हैं इसको, कितना आएगा ये माइनस करके आएगा, जैसे ये आ जाएगा आपका 9 और ये 5 हो गया, ये आ जाएगा कितना 2, ये 6 उतार लो। अब 296 देखो यहाँ पे कहाँ आ रहा है, तो 296 तो आ नहीं रहा, ये आ रहा है, ठीक है। कितने पे आ रहा है 9 पे आ रहा है, ठीक है। तो 9 पे आ रहा है कितना 288, ठीक है। माइनस कर दो इसको, तो इसको जो अगर माइनस करोगे तो ये 16 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 8, ये हो गया 0 0, है ना। तो डिवाइड कंप्लीट नहीं हो पाया, यहाँ 90 से मल्टीप्लाई किया आपने, और जो आपका रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 8। मतलब अभी हम एचसीएफ नहीं बता सकते क्योंकि हमारा यहाँ पे 0 नहीं आया है, ठीक है, कंसेप्ट के हिसाब से। तो आप फिर से हम क्या करेंगे, तो राइट हैंड साइड की ये वाली जो बड़ी डिजिट है उसको आगे फिर से लिखेंगे और इससे फिर डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं, तो आपको पता ही है डिवाइड आराम से हो जाएगा 8 से, क्योंकि 8 की टेबल में आता है कितने पे 8 4 जा, है ना, 8 4 जा 32, ये हो गया डिवाइड कंप्लीट। तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे 0, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर चूंकि 0 आ गया है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा ये, तो एचसीएफ की वैल्यू होगी 8, ठीक है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा 8। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 8, तो आप लिखोगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है हमारी, इक्वल टू में 8 है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से वीडियो कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन मेनली करवाने थे हमारे को, ठीक है। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको समझाएंगे।